नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, चलते हैं आज के बिंदु की तरफ। तो क्या है आज का बिंदु? आज का बिंदु है हमारा डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास से। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास से टेस्ट 19 है। ठीक है, टेस्ट क्या है? टेस्ट संख्या आज 19 है। तो कहने से तात्पर्य ये है कि अभी तक डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास से टेस्ट 18 हो चुके हैं। आज ये 19वां टेस्ट चल रहा है। अगर आपने पहले के 18 टेस्ट नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें, ठीक है ना। और नंबर वाइज ये चल रहे हैं और कहाँ तक हो चुके हैं? अभी ये हो चुके हैं रीतिबद्ध काव्य तक। ये जो आज का टेस्ट है ये लगभग रीतिबद्ध कवियों के लिए है। किसके लिए है? रीतिबद्ध कवियों के लिए है। और पीछे 4-5 टेस्ट, लगभग टेस्ट 14 से जो है रीतिकाल से संबंधित ही चल रहे हैं। और इसके बाद का जो टेस्ट होगा वो रीति मुक्त कवियों पर होगा। तो बड़े ही विस्तार से व्याख्या सहित, ठीक है ना, और ध्यान से जो है डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास करवाया जा रहा है। और रीतिबद्ध तक आने से तात्पर्य ये है कि हम लोग जो है आदिकाल, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास से आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, ये तीनों काल जो हैं अब हमारे लगभग समाप्त होने वाले हैं। कहाँ से? डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास से। अगर आपने क्लासें नहीं देखी है तो आप देख लें। उधर एक टेस्ट सीरीज हमारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी चल रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। उसमें भी हम लगभग 15 टेस्ट तक पहुंच चुके हैं। और वहाँ भी हम लगभग, वहाँ हमारा अभी तक भक्ति काल हुआ है। भक्ति काल लगभग पूर्ण हो गया है। अब हम वहाँ पर रीति काल प्रारंभ करने वाले हैं। और एक जो तीसरी टेस्ट सीरीज है वो हिंदी साहित्य का इतिहास से चल रही है। वहाँ हम लोग छायावाद तक कंप्लीट कर चुके हैं और प्रगतिवाद की क्लासें आने वाली हैं, ठीक है ना। ये सब कुछ चल रहा है। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग से आने वाली जो अभी वरिष्ठ अध्यापक की जो परीक्षा होने वाली है और व्याख्याता की जो दिसंबर में होने वाली परीक्षा है, उनके लिए भी कुछ क्लासें हम वहाँ लेकर आ रहे हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के 6ठ भाग में रीतिबद्ध कवियों के प्रसंग में सम्मिलित कवि नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में बताया गया है कि हिंदी साहित्य का जो बृहत इतिहास है, क्योंकि रीतिकाल पर भी अलग से डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा हुआ है। रीति काव्य की भूमिका नाम से एक रचना, मतलब अलग से लिखा हुआ है रीतिकाल पर सिर्फ, ठीक है ना। तो उसमें उन्होंने इसके बारे में, रीतिकाल के बारे में लिखा विस्तार से। तो रीतिकाल के बारे में डॉक्टर नगेंद्र को अच्छे से जानकारी थी। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आप जानते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र जो थे वो उसके मुख्य संपादक थे। और जो उसमें लिखा गया था वो अन्य लेखकों द्वारा लिखा गया था। तो उसमें जो रीतिकाल वाला पार्ट है वो भगीरथ मिश्र का है और ये जो रीतिबद्ध वाला पार्ट है ये भी भगीरथ मिश्र का है। तो उसमें वो लिखते हैं कि हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के 6ठ भाग में रीतिबद्ध कवियों में, तो वो लिखते हैं कि 6ठ भाग में हिंदी साहित्य का जो बृहत इतिहास था जो लगभग 18 भागों में प्रस्तावित था और 16 भागों में प्रकाशित हुआ था। 16 भागों में प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। तो उसमें वो लिखते हैं कि जो 6ठा भाग है, 6ठे भाग में किनको दिया हुआ है? रीतिबद्ध कवियों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? रीतिबद्ध कवियों में। तो उन कवियों में कौन सा कवि यहां नहीं है? ए, ब, स या फिर द। ए, ब, स या फिर द। बिहारी, बेनी, सेनापति और निवाज। बिहारी, बेनी, सेनापति और निवाज। तो उनमें से कौन सा नहीं है? सेनापति नहीं है। सेनापति कवि जो है वो बृहत इतिहास में नहीं है। जो बृहत इतिहास का जो 6ठ भाग है रीतिबद्ध कवि,
रीतिबद्ध कवियों में सेनापति नहीं है, रीतिकाल में तो होंगे ही, ठीक है ना, लेकिन रीतिबद्ध कवियों में सेनापति नहीं है। प्रश्न संख्या 2 क्या है? प्रश्न संख्या 2, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में रीतिबद्ध कवियों के प्रसंग में सम्मिलित कवि नहीं है। अब डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, वो किसके अनुसार था? हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास के अनुसार। ये किसके अनुसार है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि कौन से हैं? किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कौन से कवि? रीतिबद्ध कवि। और उनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है इनमें? ठीक है ना, ए ब स या फिर द, ए ब स या फिर द, तो कौन सा नहीं है रीतिबद्ध कवियों में? सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र, इसे रीतिबद्ध कवियों में स्थान नहीं मिला है। अब बाकी बहुत सारे हो गए वैसे तो, लेकिन यहाँ ये सुखदेव मिश्र है, क्योंकि हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिबद्ध कवियों में किन किन को स्थान दिया गया। तो एक आसान सी ट्रिक के माध्यम से आपको बता दूंगा, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है ना, और क्या है? रीतिबद्ध कवि, ठीक है ना, बड़ी आसानी से याद कर लेंगे हम। सबसे पहले जैसे मैंने बताया क्या है? बेनी, ठीक है ना, बेनी के बै से बिहारी, बिहारी के रै से रसनिधि, और इसी रै से राम सहाय दास, राम सहाय दास, दास के सह से सेनापति, दास के सह से सेनापति। आप बोलोगे सर कहीं से भी ट्रिक बना लेते हैं, सच में बता रहा हूं, अगर आप याद करोगे, जैसे मुझे याद हो गए हैं, तो आप जैसे इंसान मैं हूं, मैं कोई अलग तो हो नहीं, ठीक है ना, अगर मुझे याद हो गए तो आपको भी आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार कोशिश करोगे, दूसरी बार में याद हो जाएंगे, ठीक है ना। बेनी से, बै से बेनी, बै से बिहारी, रै से रसनिधि, और रै से राम साईदास, सेनापति, सेनापति के पै से पजनेश, पजनेश के नै से निवाज, ठीक है ना, निवाज के वैसे वृंद कवि, और वृंद के वैसे विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के कैसे कृष्ण कवि, ठीक है ना, और कृष्ण कवि के बाद आ जाता है कृष्ण कवि की ई से हठी जी, ये कौन रह गया? बै से बेनी, बिहारी, रसनिधि, राम साईदास, सेनापति, पजनेश, पजनेश के नए से निवाज। हाँ, निवाज के बाद आ जाएगा 8 नंबर पर नृप शंभु। उधर दिया था कि नहीं दिया था? हाँ, नृप शंभु है, नृप शंभु, ठीक है, ठीक है ना। निवाज के बाद नृप शंभु, नृप शंभु के बाद वै के निवाज के वै से वृंद, नौ नंबर पर वृंद, 10 नंबर पर विक्रमादित्य, 11 नंबर पर कृष्ण कवि, 12 नंबर पर हट्टी जी। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आप याद रखोगे, याद करते वक्त आपको पता चलेगा कि कितने कवि हैं, और संख्या याद रखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि एक छूट गया। जैसे मुझे संख्या याद थी, मुझे पता चला 11 हुए, तो 11 कैसे हुए, 12वां कहाँ गया, और 12वां जब ढूंढा तो मिल गया नृप शंभु। उसी तरह से उधर कितने हैं? 10, ठीक है ना। अब इसमें से मुख्य बात आपने क्या ध्यान रखनी है, जैसे वहाँ ध्यान रखी थी, देखो यहाँ तक तो सेम वही है, राम साईदास तक तो व्रत इतिहास वाले, एक सेनापति मैंने अलग किया है, उसके बाद वही पजनेश, वही निवाज, वही नृप शंभु, ठीक है ना, यहाँ तक सेम ही है 8 नंबर तक। तो ये ध्यान रखना है। एक जो विशेष बात है वो ध्यान रखनी है कि डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को किस में किया है? रीतिबद्ध में लिया है। पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस में किया है? बिहारी को रीतिबद्ध के अंतर्गत लिया है, बिहारी को रीतिबद्ध के अंतर्गत लिया है, और सेनापति को भी रीतिबद्ध के अंतर्गत लिया गया है, ठीक है ना।
सेनापति को भी रीतिबद्ध के अंतर्गत लिया गया, ये आप ध्यान रखना, विशेषकर बिहारी को, क्योंकि बिहारी को पहले बता चुका हूँ हम लोग ज़्यादातर कहाँ पढ़ते हैं, रीति सिद्ध के अंतर्गत पढ़ते हैं, और हम रीति सिद्ध कवि मानते हैं। रीति सिद्ध की बात आती है तो बिहारी ही आते हैं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये कवि है, बड़ी आसानी से शॉर्ट वो ट्रिक, वो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, और हाँ ले ले भाई, स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है ना। बै से बेनी, बै से बिहारी, एक बार फिर बता देता हूँ, बै से बेनी और बै से बिहारी, बिहारी के रै से रसनिधि, रसनिधि से राम सहायदास, सै से सेनापति, सेनापति के पै से पजनेश, पजनेश के नै से निवाज, निवाज के नै से नृपशंभु, फिर वै से निवाज के वै से वृंद, वृंद से विक्रमादित्य, विक्रम के क्रय से कृष्ण कवि, कृष्ण कवि की ई से हटी जी और हटी जी। ठीक है ना। इस तरह से ये 12 कवि हो गए। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो रीतिबद्ध कवि हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उन्हें किस श्रेणी में रखते हैं? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो रीतिबद्ध कवि है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उन्हें किस श्रेणी में रखते हैं? ए, बैस है या फिर द, ए, बैस है या फिर द, तो किस श्रेणी में रखते हैं? रीति सिद्ध श्रेणी में, रीति सिद्ध श्रेणी में रखते हैं। किस श्रेणी में? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रीति सिद्ध में रखते हैं। जो रीतिबद्ध कवि है उन सभी को किस श्रेणी में रखते हैं? रीति सिद्ध में रखते हैं। ध्यान लगा लेना। बिहारी से संबंधित असंगत कथन है, बिहारी से संबंधित असंगत कथन है। बिहारी है ना, सतसैया के दोहरे, जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ठीक है ना। तो वही वाले बिहारी से संबंधित हमें क्या बताना है? असंगत कथन बताना है। महाराजा जयसिंह ने बिहारी को काली पहाड़ी नामक ग्राम दिया था। महाराजा जयसिंह द्वारा बिहारी को प्रत्येक दोहे पर एक मोहर मिलती थी। बिहारी सतसई की रचना 1662 ईस्वी में मानी जाती है। बिहारी सतसई एक खंड काव्य है। बताइए। तो बहुत ही आसान है। महाराजा जयसिंह ने बिहारी को काली पहाड़ी नामक ग्राम दिया था, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। काली पहाड़ी नामक ग्राम दिया था, क्योंकि जब बिहारी एक बार जयपुर गए थे, इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? शायद औरंगजेब के दरबार में या जहांगीर के दरबार में हुई थी। ठीक है ना। तो वहाँ ये राजा जयसिंह जी गए हुए थे, जयसिंह जी के साथ बिहारी जी आ गए, और वहाँ उन्होंने आकर महल में देखा तो जयसिंह जी अपनी नवविवाहिता जो स्त्री थी उसके मतलब मोह जाल में फंसे हुए थे। सारा जो राजकाज का कार्य था वो सारा भूले बैठे थे। तब इन्होंने उनके लिए एक दोहा लिखा था, उस दोहे से वो बहुत अधिक प्रभावित हुए थे, और उसी दोहे को लेकर उन्होंने अपना राजकवि बना लिया और उन्हीं के साथ रहने लगे, और उनको काली पहाड़ी नामक जागीर भी दे दी, गांव दे दिया। ठीक है ना, कि इसी से आप अपना खर्चा चला सकते हो, यहाँ से जो भी आय होगी वो सारी आपकी होगी। और प्रत्येक दोहे के लिए इनको एक मोहर भी दी जाती थी, वो था नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कलीसो यो बंदो आगे कौन हवाल। महाराज जयसिंह द्वारा बिहारी को प्रत्येक दोहे पर एक मोहर मिलती थी, बिल्कुल सही है। बिहारी सतसई की रचना 1662 ईस्वी मानी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है, याद रख लेना। बिहारी सतसई एक खंड काव्य है, ये सही नहीं है। बिहारी सतसई क्या है? एक मुक्तक काव्य है। एक क्या है? मुक्तक काव्य है। बिहारी सतसई को आप मानते हो? बिहारी सतसई के बारे में जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था कि बिहारी सतसई जैसी रचना पूरे यूरोप में कहीं नहीं मिलती। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा था कि बिहारी सतसई जैसी रचना पूरे यूरोप में कहीं नहीं मिलती। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, हजारी रे से हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी ने क्या कहा था कि बिहारी सतसई जो है रसिकों के हृदय का हार है। बिहारी सतसई जो है रसिकों के हृदय का हार है। हजारी हृदय का हार। बिहारी सतसई के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था कि रसिकों के हृदय का हार है। डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें ध्वनिवादी काव्य कहा है। बिहारी को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? ध्वनिवादी काव्य कहा है। पद्म सिंह शर्मा, शय से शर्मा, शय से शक्कर की रोटी, पद्म सिंह शर्मा, शय से शर्मा और शय से शक्कर की रोटी। तो इन्होंने जो बिहारी सतसई है उसे शक्कर की रोटी कहा है। बलदेव उपाध्याय, बलदेव है दै से दोहों का बादशाह, बलदेव है बलदेव है बलदेव, बलदेव उपाध्याय ने इन्हें दोहों का बादशाह कहा है। किन्हें? बिहारी को। डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें ध्वनिवादी काव्य कहा है। आचार्य शुक्ल ने इन्हें रसवादी काव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें ध्वनिवादी काव्य कहा है, आचार्य शुक्ल ने इन्हें रसवादी काव्य कहा है। और जो राधाचरण गोस्वामी हैं उन्होंने
इसने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ कहा है। सॉरी, अभी क्या इन दिनों सर्दी और गर्मी के मौसम चल रहा है बीच का, तो एसी बिना गर्मी लगती है और एसी चलाएं तो गला बैठता है। चलो कोई बात नहीं, चलते रहेंगे ये तो गले वाले तो, ठीक है ना। और इसके बारे में जो बिहारी जी है उसके बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। यहाँ दिख जाएगा क्या? दिख ही जाएगा, ठीक है ना। एक है, नहीं दूसरे पेज पे चलते हैं, पूरा आएगा नहीं, मामला थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। बिहारी के बारे में कुछ आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी गई हैं, आपको ध्यान होगा, ठीक है। इन पर टीकाएँ लिखी गई। टीकाएँ तो मतलब यहाँ लिखवाने में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि टेस्ट की क्लास है ना, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि इनकी जो टीकाएँ हैं उसके अंदर सर्वाधिक प्रमाणिक टीका मानी जाती है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी रत्नाकर जो है वो सर्वाधिक प्रमाणिक टीका मानी जाती है। बिहारी सतसई में कितने दोहे माने जाते हैं? 713 दोहे माने जाते हैं। कितने? 713 दोहे माने जाते हैं बिहारी सतसई में। और जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो टीका है बिहारी रत्नाकर, वो सर्वाधिक प्रमाणिक मानी जाती है, सर्वाधिक प्रमाणिक टीका मानी जाती है। उसके अलावा कृष्ण कवि ने इनकी टीका कवित्तों में लिखी थी। कृष्ण कवि ने इनकी टीका कवित्तों में लिखी थी। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण कवि जो थे वो इनके दत्तक पुत्र थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा इनकी टीका जो थी वो क्या बोलते हैं उनको, आनंदीलाल शर्मा ने इन्होंने एक टीका लिखी थी फिरंगे सतसई। किस नाम से? फिरंगे सतसई। और जो अंबिका दत्त व्यास है उन्होंने इनके दोहों का भावानुवाद करके रोला छंद में टीका लिखी थी। इनके दोहों का भावानुवाद करके उन्होंने रोला में बदल दिया था, वही चीज़ थी लेकिन भाव वही थे, लेकिन उन्हें रोला में बदल कर लिखा था। किसने? अंबिका दत्त व्यास ने। उसके अलावा मतलब बहुत सारी टीका लिखी गई थी जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा इनके ऊपर कुछ आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी गई थी कि बिहारी बड़े हैं या देव बड़े हैं, ठीक है ना। तो क्या था? देव और बिहारी सबसे पहले लिख लेते हैं अपने। एक थी देव और बिहारी, एक थी बिहारी और देव, ठीक है ना। तो जो देव और बिहारी है वो है कृष्ण बिहारी मिश्र की। देव और बिहारी जो है वो कृष्ण बिहारी मिश्र की है। और जो बिहारी और देव है वो लाला भगवान दीन की है, ठीक है ना, लाला भगवान दीन की है। एक है बिहारी की वाग विभूति, वो है आचार्य विश्वनाथ की। किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की। लिख लेते हैं, चलो सबसे पहले आएगा, हम ले लेते हैं सबसे पहले तो बिहारी और देव आई थी। किसकी है? लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन। फिर आएगा देव व बिहारी, ये रहेगा कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र। फिर आएगा अपने पास बिहारी की वाग विभूति। बिहारी की वाग विभूति, ये किसका आएगा? आचार्य विश्वनाथ का। ये किसका आएगा? आचार्य विश्वनाथ का। इसके बाद आएगा कविवर बिहारी। कविवर बिहारी है, ये आएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर का। कविवर बिहारी, तो ये जो है ये शायद असिस्टेंट प्रोफेसर या
व्याख्याता परीक्षा में ऐसा कैसा पूछा गया था। तो जो कविवर बिहारी है ये थोड़ी सी अनभिज्ञ अनजान रचना थी उन दिनों, ठीक है ना। तो कुछ विद्यार्थी जो है वो ये गलत करके आए थे। कविवर बिहारी लाल तो याद रख लें, जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी रत्नाकर तो है ही है, उसके अलावा कविवर बिहारी भी इन्होंने लिखा था। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अनबूढ़े बूढ़े तिरे अनबूढ़े अनबूढ़े बूढ़े तिरे अनबूढ़े बूढ़े तिरे जू बूढ़े सब अंग उपयुक्त पद के रचनाकार है। ए बै स या फिर द, ए बै स या फिर द, तो कौन है? वही जिसके बारे में पढ़ कर आए अपने बिहारी। रस निधि से संबंधित असंगत कथन का चयन कीजिए। रस निधि से संबंधित असंगत कथन का चयन कीजिए। रस निधि से संबंधित असंगत कथन का चयन कीजिए। ए बै स या फिर द, रस निधि से संबंधित। रस निधि का वास्तविक नाम पृथ्वीशय था। रस निधि दतिया राज्य में बरौनी इलाके के जागीरदार थे। इनका रचनाकाल 1603 ईस्वी से 1660 ईस्वी तक माना जाता है। इनकी प्रमुख रचना श्रृंगार रस माधुरी है। इनकी प्रमुख रचना, तो देखते हैं क्या है। ए बैस है या फिर द, बताइए। ए बैस है या फिर द? रस निधि का वास्तविक नाम पृथ्वीशय था, बिल्कुल सही है। रस निधि का वास्तविक नाम पृथ्वीशय था, ठीक है ना। और रसलीन का क्या नाम था? गुलाब नबी। रस निधि दतिया राज्य में बरौनी इलाके के जागीरदार थे। ये इसलिए लिखवाया ताकि ध्यान में रहे। रस निधि जो छोटी मोटी चीज़ नहीं थे, दतिया राज्य में बरौनी इलाके के जागीरदार थे। इनका रचनाकाल 1603 से 1660 ईस्वी माना जाता है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में कवि का जन्म न देकर अधिकतर रचना काल के बारे में ही बात की गई है। जन्म न देकर क्या किया गया है? रचना काल के बारे में ही बात की गई है। इनकी प्रमुख रचना श्रृंगार रस माधुरी है, बिल्कुल नहीं है। श्रृंगार रस माधुरी किसकी है? कृष्ण, शायद ऋषि भी लिखा आता है कुछ जगह, ऋषि कृष्ण भट्ट देव, ठीक है ना। इनकी रचना है श्रृंगार रस माधुरी। किनकी रचना है? ऋषि कृष्ण भट्ट देव, कृष्ण भट्ट देव की है। अब रसनिधि की कौन सी रचना है? रसनिधि की रचना बड़ी आसानी से याद हो सकती है ट्रिक के माध्यम से। वो ट्रिक क्या है कि रसनिधि ने अपनी रचना, पहले भी करवा चुका हूँ ट्रिक, एक बार फिर बोल देता हूँ। रसनिधि ने अपनी रचना रतन हजारा कवित्व में 12 मासा का, रसनिधि ने अपनी रचना रतन हजारा कवित्व में 12 मासा का और रसनिधि सागर में अरिल हिंडोला का चित्रण किया है। रसनिधि सागर में अरिल हिंडोला का चित्रण किया है। इसके अलावा गीति संग्रह इनकी एक अन्य रचना भी है। चलो चलते हैं, ये ट्रिक भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्या नाम है? रसनिधि। रसनिधि ने अपनी रचना, ठीक है ना, रसनिधि ने अपनी रचना रतन हजारा कवित्व में, ये 2 रचनाएं आ गई हैं, ठीक है ना, ध्यान लगा लेना। रतन हजारा कवित्व में रसनिधि ने अपनी रचना रतन हजारा कवित्व में 12 मासा का 12 है
मासा का और रसनिधि सागर में, और रसनिधि सागर में अरिल हिंडोला का चित्रण किया है। ये इतनी रचनाएं इनकी ट्रिक के माध्यम से जानी जा सकती है। कितनी है ये? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। रसनिधि ने अपनी रचना रत्न हजारा कवित्त में, रसनिधि ने अपनी रचना रत्न हजारा कवित्त में 12 मासा का, ठीक है ना। रसनिधि ने अपनी रचना रत्न हजारा कवित्त में 12 मासा का और रसनिधि सागर में अरिल हिंडोला का चित्रण किया है। रसनिधि सागर में अरिल हिंडोला का चित्रण किया है। इसके अलावा इनकी 2 रचनाएं और है, विष्णु पद कीर्तन और गीति संग्रह। कौन कौन सी है? 7 नंबर पर हम लेते हैं विष्णु पद कीर्तन और गीति संग्रह। विष्णु पद कीर्तन और गीति संग्रह, ये 2 रचनाएं और है। इस तरह से इनकी कुल 8 रचनाएं हैं। ये देख लीजिए आप, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो कि रसनिधि ने अपनी रचना रत्न हजारा कवित्त में, रसनिधि ने अपनी रचना रत्न हजारा कवित्त में 12 मासा का और रसनिधि सागर में अरिल हिंडोला का चित्रण किया है। रसनिधि की रचना नहीं है, ये तो हो ही गया। कौन सी नहीं है? रसनिधि की रचना कौन सी नहीं है? रत्न हजारा है, हिंडोला है, रसनिधि सागर। अलंकार कला निधि नहीं है, अलंकार कला निधि नहीं है रसनिधि सागर की रचना। निम्नलिखित में से वृंद कवि की, निम्नलिखित में से वृंद कवि की रचना नहीं है। वृंद कवि की रचना क्या पूछा है? वृंद कवि की रचना नहीं है। 12 मासा, नयन पच्चीसी, रसभूषण और श्रृंगार शिक्षा। तो बहुत ही आसान है ये। बहुत ही आसान है क्योंकि जो रसभूषण है ये हमें याद रहनी चाहिए। रसभूषण बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। किसकी है? याकूब खां की। रसभूषण जो रचना है वो याकूब खां की है। एक रसभूषण रचना होगी और एक खटमल बाईसी है। रचनाकार का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, वो भी शायद इस तरह से मुस्लिम कवि है, अली मुहिब खां। अली मुहिब खां कृत खटमल बाईसी। अली मुहिब खां ही होना चाहिए, अली मुहिब खां ही है खटमल बाईसी। एक वो रचना हो गई क्योंकि वो एकमात्र रीतिकाल की हास्य रचना मानी जाती है, तो अली मुहिब खां कृत खटमल बाईसी। और एक ये रसभूषण है याकूब खां की। ये महत्वपूर्ण रचनाएं अक्सर पूछ ली जाती है, एक एक ही है। ये बाकी जो रचनाएं हैं ये सभी किसकी है? वृंद कवि की है। तो वृंद कवि की जो रचनाएं हैं वो डॉक्टर नगेंद्र ने अलग अलग मानी है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने जो रीतिबद्ध रचनाएं मानी है, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? रीतिबद्ध कवि पढ़ रहे हैं। यहाँ हम रीतिबद्ध कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रीतिबद्ध में उन्होंने अलग रचनाएं मानी है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिबद्ध में जो है वृंद कवि की अलग रचनाएं मानी हैं। तो रीतिबद्ध में कौन कौन सी रचनाएं मानी हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना। क्या है? डॉक्टर नगेंद्र अनुसार वृंद कवि की रीतिबद्ध रचनाएं, रीतिबद्ध
रचनाएं, ठीक है ना, वृंद कवि की, किसकी, वृंद कवि की, डॉक्टर नगेंद्र अनुसार वृंद कवि की रीतिबद्ध रचनाएं। वो रीतिबद्ध रचनाएं कौन कौन सी है वो मैं आपको बता दूं, वो कौन कौन सी है। सबसे पहले आता है 12 मासा 1668 ईस्वी में, 12 है मासा 1668 ईस्वी में। आप विश्वास रखिए आपको सभी रचनाएं इसी तरीके से याद करवा दी जाएगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। जैसे ही भर्ती आएगी मैं अलग से क्लासें लेनी और शुरू कर दूंगा, इनकी व्याख्यात्मक क्लासें, पूरा पाठ्यक्रम करवाने की। तो जो रीतिबद्ध रचनाएं है वो सबसे पहले आता है 12 मासा। 12 मासा की रचना कब हुई थी, 1668 ईस्वी में। उसके बाद आता है भाव पंचाशिका और नयन पच्चीसी, 1686 ईस्वी में, दोनों भाव पंचाशिका और नयन पच्चीसी 1686 में। उसके बाद आता है पवन पच्चीसी और श्रृंगार शिक्षा, पवन पच्चीसी और श्रृंगार शिक्षा 1691 ईस्वी में। श्रृंगार शिक्षा क्या, पवन पच्चीसी और श्रृंगार शिक्षा 1691 ईस्वी में। उसके बाद आता है वृंद सतसई और यमक सतसई, वृंद सतसई और यमक सतसई। जो वृंद सतसई है और यमक सतसई जो है वो है 4 और 6 में, 1704 और 6 में। तो जो रीति सिद्ध रचना है उसके अंदर वृंद सतसई नहीं है, यमक सतसई है, बाकी ऊपर वाली सभी है, वो मैं लिख देता हूँ। रीतिबद्ध रचनाएं कौन कौन सी है, सबसे पहले आता है 1 नंबर पर 1668 ईस्वी। सन भी एक जैसे है, ध्यान लगा लेना, गौर से आप देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। 1668 ईस्वी क्या है, 1668 में 12 है मासा, 12 है मासा। फिर आता है 2 नंबर पर 1686 ईस्वी में। 1686 ईस्वी में क्या है, जैसे मैंने बताया था, भाव पंचाशिका, भाव पंचाशिका। फिर 1686 में नयन पच्चीसी, क्या रहेगा, नयन पच्चीसी। फिर आएगा 4 नंबर पर 1691 ईस्वी, 1691 ईस्वी में पवन पच्चीसी। फिर रहेगा 1691 ईस्वी में फिर 1691 में श्रृंगार शिक्षा, पच्चीसी सह से श्रृंगार शिक्षा, 25 सह से श्रृंगार शिक्षा। फिर आएगा इनकी 6 नंबर पर जो रचना है उसको हम छोड़ देते हैं, 7 नंबर वाली हम ले लेते हैं सीधी, वो है 1706 ईस्वी, वो है यमक सतसई। यमक सतसई, ये जो है इनकी क्या है, रीतिबद्ध रचनाएं हैं। किनकी क्या बोलते हैं इनको, वृंद कवि की। वृंद कवि की ये सभी क्या है, रीतिबद्ध रचनाएं हैं। कौन कौन सी रीतिबद्ध रचनाएं, ठीक है ना। 12 मासा भाव पंचाशिका, 12 मासा इसको अलग लेंगे, 12 मासा अलग लेंगे। फिर भाव पंचाशिका नयन पच्चीसी 1686, पवन पच्चीसी श्रृंगार शिक्षा 1691 ईस्वी, और फिर यमक सतसई 1706 ईस्वी। अब ये रचनाएं हैं। इनके अलावा जो इनकी रचनाएं मानी जाती हैं, ठीक है ना, ये तो है रीतिबद्ध रचनाएं। इनके अलावा जो इनकी रचनाएं मानी जाती हैं, यहाँ ले लेते हैं 7, यहाँ ले लेते हैं हम 8 नंबर पर। 8 नंबर पर रचना आ जाएगी। एक मैंने जो 6 नंबर पर बताया वो है, यहाँ उसको हम इस तरह से यूज भी कर सकते हैं, लेकिन आप याद रख सको तो यहाँ रहेगा 1704 ईस्वी। 1704 ईस्वी में कौन सी आएगी, वृंद सतसई। कौन सी आएगी, वृंद सतसई। लेकिन इन्होंने वृंद सतसई को क्या माना है, रीतिबद्ध रचनाओं में नहीं माना है, ये आपने ध्यान रखना है। इस तरह से सन सहित याद करने के लिए आप इसको लिख तो सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वृंद सतसई जो है रीतिबद्ध रचनाओं में नहीं है, बाकी सारी रीतिबद्ध रचनाएं हैं। अब हम बात करते हैं, इसके अलावा एक रचना और है जिसका नाम है नयन बत्तीसी। इसको भी आप अलग रख सकते हो कि नयन बत्तीसी, नयन
बत्तीसी, ठीक है ना। नयन पच्चीसी, पवन पच्चीसी और नयन बत्तीसी, नयन पच्चीसी, पवन पच्चीसी और नयन बत्तीसी, याद रख लेना। नयन पच्चीसी, पवन पच्चीसी और नयन बत्तीसी, पहले नयन पच्चीसी, फिर पवन पच्चीसी और फिर उसके बाद वापस नयन बत्तीसी आ गया। अब इनके अलावा इनकी और रचनाएं हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जब रीतिबद्ध काव्य की वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इनकी रचनाओं की संख्या तो लगभग वो 16 बताते हैं। वो कहते हैं कि इनकी रचनाओं की संख्या लगभग 16 है। तो लेकिन वो क्या है, भक्ति, नीति और वीर काव्य से संबंधित है, भक्ति, नीति और वीर काव्य से संबंधित है। लेकिन यहाँ हम रीतिबद्ध जो रचनाएं हैं उनका ही वर्णन करेंगे। जब रीतिबद्ध रचनाओं की बात करते हैं तो वो केवल 6 का वर्णन करते हैं। 12 मासा, भाव पंचासी का, नयन पच्चीसी, पवन पच्चीसी, श्रृंगार शिक्षा और यमक सस्यी, इन 5-6 का ही वर्णन करते हैं। अब जो अन्य रचनाएं हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो रचनाएं क्या बोलते हैं, हाँ, भक्तिपरक रचनाओं की बात करें तो उसके अंतर्गत 12 मासा और समेत शिखर छंद, 12 मासा और समेत शिखर छंद आ जाता है। वीर काव्य से संबंधित हम रचनाओं की बात करते, हाँ, नीति से संबंधित हम बात करें, नीति से संबंधित हम बात करें तो उनकी आ जाती है दृष्टांत सत्सई, दृष्टांत सत्सई और भाषा हितोपदेश, दृष्टांत सत्सई और भाषा हितोपदेश। तत्व ज्ञान संबंधी बात करें तो हितोपदेश से हितोपदेश साष्टक, भाषा हितोपदेश से हितोपदेश साष्टक, तत्व ज्ञान संबंधी। फिर वीर काव्य से संबंधित बात करें तो सत्य, स्वरूप, रूपक और रूप सिंह की वार्ता लिख देते हैं अपने, ठीक है ना। क्या आ जाता है, ये 8 रचनाएं हो चुकी हैं अभी तक, ठीक है ना। और रचनाएं हम देखते हैं, और रचनाओं की हम बात करते हैं तो कैसे बात करेंगे कि भक्ति संबंधी, भक्ति काव्य की बात करें तो 9 नंबर हमारे पास आ जाता है। चलो एक ही ले लेते हैं, काउंटिंग का क्या करना है, ठीक है ना। 12 मासा, और समेत शिखर छंद, 12 मासा और समेत शिखर छंद, ये आ जाता है। फिर भक्ति की बात करें तो हम बात करें, भक्ति के बाद हम बात करते हैं नीति की, नीति काव्य। नीति काव्य की बात करते हैं तो मैं आपको बता ही चुका हूं कौन सा आ जाता है, दृष्टांत सत्सई, दृष्टांत सत्सई। नीति से संबंधित इनके बहुत से दोहे हैं। प्रमुख रूप से वृंद को नीति कवि ही माना जाता है। वो है ना, भले बुरे सब एक सम, जो लो बोलत नाई, जान परत है काग पिक ऋतु बसंत के माही, ठीक है ना। भले बुरे सब एक सम, जो लो बोलत नाही, ठीक है ना। जान परत है काग पिक ऋतु बसंत रे माही। दृष्टांत सत्सई, दृष्टांत सत्सई के साथ साथ आ जाएगा भाषा हितोपदेश, भाषा हितोपदेश। उसके बाद इनके आ जाएंगे तत्व ज्ञान, काव्य। तत्व ज्ञान काव्य की बात करें तो यहीं से जुड़ जाएगा भाषा हितोपदेश, और हितोपदेश से हितोपदेशाष्टक, ठीक है ना, ये रचना आ जाती है। उसके बाद हम बात करें इनके वीर काव्य की, किसकी बात करें, वीर काव्य की। वीर काव्य, वीर काव्य की बात करें तो वीर काव्य में क्या आ जाता है, 1 नंबर पर आ जाता है सत्य, स्वरूप, रूपक, सत्य, स्वरूप, रूपक, और 2 नंबर पर आ जाता है रूप सिंह की वार्ता। सत्य, स्वरूप, रूपक और रूप सिंह की वार्ता। चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। अब अपने पास कुल कितनी रचनाएं होगी, 8। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 रचनाएं होगी। शुक्ल ने, नगेंद्र ने 16 बताई है, कोई एक आदि और बच गई होगी दूर दूर। अब अपने को ध्यान रखना है कि 3 रचनाएं इस प्रकार की, देखो, नयन पच्चीसी, पवन पच्चीसी और
नैन बत्तीसी, 3 ये याद रखनी है, एक ही जैसी, ठीक है ना। नैन पच्चीसी, पवन पच्चीसी और नैन बत्तीसी। और चाहो तो इनके साथ साथ भाव 85 का भी याद रख सकते हो। इन 4 रचनाओं को इस प्रकार याद सकते हो। फिर एक आ गई वृंद सत्सई, एक आ गई यमक सत्सई और एक आ गई दृष्टांत सत्सई, ये भी याद रख लेना, ठीक है ना। वृंद सत्सई, यमक सत्सई और दृष्टांत सत्सई, वृंद सत्सई, यमक सत्सई और दृष्टांत सत्सई, इस तरह से अलग अलग करके भी आप रचनाओं को याद कर सकते हो। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 9 क्या है? प्रश्न संख्या 9, आयो बस असंत बसंत समय, असंत समय असंत बसंत समय, निज कंत विदेश दिगंत लियो, बागनी बागनी कोकिल कुकी, वियोगनी को दुख घोर दियो है। भी बिना उपयुक्त पद के रचयिता है ए बै छ द, ठीक है ना। मैं तो इस पद का अर्थ समझ रहा हूँ, वो ये समझ रहा हूँ कि बसंत जो है वो बिना बेसमय आ गया है, और जो कंत है पति जो है वो विदेश गए हुए हैं, और ऐसे समय में बागों में जो कोकिल बोल रही है तो वो बहुत अधिक दुख दे रही है नायिका को। तो चलते हैं आगे। क्या है? उपयुक्त पद के रचयिता है ए बै छ या फिर द। उपयुक्त पद के रचयिता है ए बै छ या फिर द, तो कौन है? वृंद कवि। कौन है? वृंद कवि। अच्छा, नीति कवि के साथ साथ श्रृंगार के दोहे भी पूरे लिखे हैं, ये रीतिबद्ध से संबंधित है, इसलिए ये पद आया है वृंद कवि का। तो कौन है इसके रचनाकार? वृंद कवि है, ध्यान लगा लेना आप। हट्टी जी, वो हट्टी जी आ गए रीतिबद्ध वाले, इनके बारे में आएगा क्योंकि रीतिबद्ध की बात है तो रीतिबद्ध चलेंगे। हट्टी जी कृत श्री राधा सुधा में कितने छंद हैं? हठी जी कृत श्री राधा सुधा में, श्री राधा सुधा में कितने छंद हैं? ए बैस है या फिर द। श्री राधा सुधा में कितने छंद है? तो कितने छंद है? 103 छंद है। कितने छंद है? 103 छंद है। हठी जी ने श्री राधा सुधा शतक में, हठी जी ने श्री राधा सुधा शतक में राधा के बारे में बताया है, और राधा के जो राजसी ठाट बाट है, जो राजसी ठाट बाट है उसका चित्रण किया है, और उनकी विलासपूर्ण दिनचर्या का भी चित्रण इन्होंने किया है कि राधा जो है बड़े ठाट बाट से और राजसी विलास से रहती है, राजसी ठाट बाट के साथ रहती है, इसका चित्रण हठी जी ने किया है। ऐसा डॉक्टर नगेंद्र बताते हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे तो अब क्या पता है कि राधा कैसे रहती थी कैसे नहीं रहती थी, ठीक है। अपने तैसे कहते हैं कि वो दूध वगैरह वो क्या है दही बिलोती थी और गायें चराने जाती थी, और वहीं श्री कृष्ण भी मिल जाते थे, श्री कृष्ण उनकी दही चुरा लेते थे, और वो दही के लिए उनके पीछे या मक्खन के लिए उनके पीछे दौड़ती थी। ये ऐसी बातें पड़ी हुई है। लेकिन अगर इन्होंने राजसी ठाट बाट की बात की है तो हो भी सकता है, हो सकता है विवाह के बाद राजसी ठाट बाट से रही हो, क्योंकि श्री कृष्ण तो राजा थे, ठीक है ना। तो श्री राधा सुधा शतक। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। क्या है प्रश्न संख्या 11? प्रश्न संख्या 11 है कि बेनी नाम से कितने कवि हुए थे? बेनी नाम से कितने कवि हुए थे बताइए, ए बैस है या फिर द। तो प्यारे विद्यार्थियों, बेनी नाम से 3 कवि हुए थे, ठीक है ना। एक तो थे बेनी भड़ोआकार, नाम लिख देता हूं मैं सभी के, आप देख सकते हैं। 1 नंबर पर हमारे पास आएगा बेनी भड़ोआकार। एक आ जाता है 2 नंबर पर बेनी प्रवीण। 3 नंबर पर हमारे पास आ जाता है बेनी वाजपेयी, ठीक है। अब इनकी रचनाओं के बारे में बता देना चाहता हूं कि बेनी भड़ोआकार जो थे ये भड़ोआ की रचना किया करते थे। किसकी रचना किया करते थे? भड़ोआ की। अब ये भड़ोआ क्या है? भड़ोआ क्या है? एक प्रकार का हास्य रस का छंद है, एक प्रकार का हास्य रस का छंद है, जिसे अंग्रेजी में जो स्टायर है और उर्दू में जो होजो है,
ठीक है ना। अंग्रेजी में जो स्टायर है, उर्दू में जो होज्जो छंद है, उसी प्रकार का ये बढ़ोआ छंद है जिसमें हास्य रस में कविताएं की जाती थी। और किस प्रकार के हास्य रस में? व्यंग्यात्मक रूप में मतलब किसी पर व्यंग्यात्मक रूप में कुछ कहा जाता था, जैसे कि काले को कह देना कि तू तो बहुत गोरा है, इस प्रकार से कि मतलब व्यंग्यात्मक रूप में हास्यात्मक कविताएं की जाती थी, छंद लिखे जाते थे। तो बेनी बढ़ुआकार जो है, इन्होंने रचनाएं लिखी थी। ये टिकैत राय के दरबारी कवि थे। किसके? टिकैत राय के। तो इन्होंने लिखा था टिकैत राय प्रकाश, टिकैत राय प्रकाश रस विलास। रस विलास जो चिंतामणि ने लिखा था, ऋतुकाल की प्रथम रचना मानी जाती है रस विलास, जो 1600 ईस्वी में 1643 ईस्वी में लिखी गई थी। ऋतुकाल भी 1643 से प्रारंभ होता है और रस विलास भी 1643 में लिखी गई थी चिंतामणि द्वारा। तो इन्होंने भी टिकैत राय प्रकाश और रस विलास और बढ़ुआ संग्रह 3 रचनाएं लिखी थी। बेनी प्रवीण है। बेनी प्रवीण को जो प्रवीण की उपाधि है, प्रवीण की उपाधि है वो इन्हीं बेनी ने दी थी, ठीक है ना। इन्हीं बेनी ने प्रवीण की उपाधि जो है वो बेनी ने ही दी थी, ठीक है ना। तो ये जो प्रवीण है, कुछ जगह लिखा था कि प्रवीण की उपाधि बेनी बंदीजन ने दी थी। अब नगेंद्र ने कंफ्यूज पैदा कर दिया, मेरे तो समझ में आता नहीं है, ठीक है ना। नगेंद्र ने अब कंफ्यूज पैदा कर दिया। नगेंद्र जी ने कंफ्यूजिंग क्या पैदा किया है? नगेंद्र जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि जो बेनी वाजपेयी है, जो बेनी वाजपेयी है, इनको ही कुछ लोग क्या कहते हैं? बेनी बंदीजन कहते हैं। इनको ही कुछ लोग क्या कहते हैं? बेनी बंदीजन कहते हैं। लेकिन ये क्या है? पूरी तरह से भ्रामक है, ऐसा भी वो लिख देते हैं कि ये सही नहीं है। बेनी वाजपेयी बेनी बंदीजन नहीं थे, ये बेनी वाजपेयी थे। बेनी वाजपेयी को बेनी बंदीजन न कहें। तो ऐसी स्थिति में, और बेनी प्रवीण के बारे में ये आता है कि इनको जो प्रवीण की उपाधि है वो बेनी बंदीजन ने दी थी। तो आप दोनों ही बातें याद रख लें, बेनी बंदीजन भी याद रख लें और अकेला बेनी भी याद रख लें। बेनी प्रवीण की रचना वो ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा चुका हूँ, बड़ा ही आसान है। बेनी न से क्या आएगा? नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश और श्रृंगार भूषण। नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश और श्रृंगार भूषण, ठीक है ना। बेनी वाजपेयी है, इनकी कोई जो संग्रह नहीं है। राधा से संबंधित इन्होंने बहुत से जो है पद लिखे थे। उन पदों में से एक पद को डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार एक पद को उन्होंने अपनी रचना सुंदरी तिलक में लिया है। उनमें से एक पद को उन्होंने अपनी रचना सुंदरी तिलक में लिया है। ये इनके बारे में जानकारी है। विस्तार से थोड़ा सा अगले पेज पे बता देना चाहता हूँ मैं। अगले पेज की बात करते हैं तो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आएंगे तो यहाँ आके पढ़ेंगे पहले नंबर पर कौन है? बेनी बढ़ुआकार। कौन है? बेनी बढ़ुआकार। ठीक है ना। बेनी बढ़ुआकार, इनकी कौन कौन सी रचनाएं प्यारे बच्चों? इनकी रचनाओं की बात करें तो हम आ जाता है टिकैत राय प्रकाश। टिकैत राय प्रकाश, ठीक है ना। टिकैत राय प्रकाश, और दूसरा आ गया रस विलास। रस विलास, और तीसरा आ गया बढ़ुआ संग्रह। अब बढ़ुआ क्या है? बढ़ुआ की बात लिख देते हैं कि बढ़ुआ क्या है? हिंदी में क्या है? हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में। हिंदी में तो क्या है ये? हिंदी में ये है हास्य रस का छंद बढ़ुआ, और इसे उर्दू में क्या कहते हैं? होजो, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टायर, ठीक है ना। क्या कहते हैं हिंदी में? क्या हिंदी में तो क्या है? जो हास्य रस का छंद है उसे हिंदी में क्या कहते हैं? बढ़ुआ। हिंदी में क्या कहते हैं? बढ़ुआ, और उर्दू में होजो और अंग्रेजी में स्टायर, ठीक है ना। ये है, ध्यान लगा लेना। ये होजो या हजो भी हो सकता है, आप देख लेना, कोई बात नहीं, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको पता चल जाएगा। इतना वहाँ शब्द शुद्धि नहीं आएगी, सिर्फ रचना के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है ना। टिकैत राय जो है, टिकैत राय के अवध के वजीर जो थे, टिकैत राय उनके दरबारी कवि थे, इसलिए उन्होंने टिकैत राय प्रकाश लिखी थी। दूसरा हमारे पास आ जाता है बेनी प्रवीण। क्या आ जाता है? बेनी प्रवीण। ये प्रवीण जो है इनकी उपाधि है। प्रवीण की उपाधि इनको किसने दी थी? बेनी बंदीजन ने। किसने दी थी?
बेनी बंदीजन ने, याद रख लेना, ठीक है ना, या बेनी देख लेना। इनकी जो रचनाएं हैं, न से क्या आएगा, न से नवरस तरंग, नवरस तरंग, और न से नाना राव प्रकाश, और श से श्रृंगार भूषण। ये इनकी रचनाएं है बेनी प्रवीण की, बेनी प्रवीण की, ये इनकी रचनाएं है बेनी प्रवीण की। अच्छा, बेनी प्रवीण के बारे में एक ट्रिक है, वो ये है कि आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि बेनी प्रवीण ने पद्माकर तक से टक्कर लेने में प्रवीण बेनी प्रवीण। क्या है, पद्माकर तक से टक्कर लेने में प्रवीण बेनी प्रवीण, पद्माकर तक से टक्कर लेने में, ठीक है ना। भाषा और भाव के माधुर्य में क्या लिखा था इनके बारे में, शुक्ल ने लिखा था कि भाषा व भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते थे। भाषा व भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते थे। मैंने इसकी ट्रिक बना दी कि पद्माकर तक से टक्कर लेने में प्रवीण बेनी प्रवीण, पद्माकर तक से टक्कर लेने में प्रवीण बेनी प्रवीण। इसके बाद आ जाता है हमारे पास बेनी वाजपेयी। कौन आते हैं हमारे पास, बेनी वाजपेयी। बेनी वाजपेयी की हम बात करें तो इनकी कोई रचना हमें नहीं मिलती है, कोई संग्रह नहीं मिलता है, केवल राधा से संबंधित अनेक पद मिलती है। और इनके एक पद को किसने किया था, इनके एक पद को किसने किया था, एक पद को भारतेंदु ने, किसने, भारतेंदु ने अपनी रचना, उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, हिंदी साहित्य के इतिहास में भी मानी जाती है, सुंदरी तिलक में लिया है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। क्या है प्रश्न संख्या 12, राम साय दास से संबंधित है। किससे संबंधित है, राम साय दास से संबंधित है। राम साय दास से असंगत कथन है, राम साय दास से संबंधित असंगत कथन है। देखते हैं कौन सा है राम साय दास से। राम साय अभी पढ़ कर गए थे हम, एक बार फिर से याद करवा देता हूं। क्या था, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आज हम जो पढ़ रहे हैं वो रीतिबद्ध कवि पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। रीतिबद्ध कवि कौन कौन से थे, बै से बेनी, सबसे पहले बेनी आएगा, बेनी, बेनी के बै से बिहारी, बिहारी के रै से रसनिधि, रसनिधि के साथ साथ राम साय दास, ये वही राम साय दास है। और राम दास के सै से सेनापति, सेनापति के पै से पजनेश, पजनेश के ने से निवाज, और न से नृपबंधु, निवाज के वै से वृंद, और वृंद से वै से विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के क्रय से कृष्ण कवि, कृष्ण कवि की ई से हठी जी। ये है रीतिबद्ध कवि, 12 है इनकी संख्या, ठीक है। राम साय से संबंधित असंगत कथन है, यहां हमें असंगत कथन ढूंढना है प्यारे बच्चों। बट काट देंगे रीतिकाल का, रीतिकाल के कम से कम 7 या 8 टेस्ट हो चुके हैं, 8 तो अभी नगेंद्र से हो जाएंगे, लगभग 7 या 8 तो नगेंद्र से, और टोटल तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 4 रीतिकाल के वैसे पड़े हैं, 5-7 उधर हो जाएंगे, तो 15-20 अकेले रीतिकाल के हो जाएंगे, तो हिल्ट निकल जाएगी। अपनी कविताओं में इन्होंने अपना उपना भगत रखा है, देख लेते हैं रखा है कि नहीं रखा, भैया बताओ। अपनी कविताओं में इन्होंने अपना नाम भगत रखा है, भगत, देख लेना भैया, सोच लेना। इनकी रचना वाणी भूषण में काव्य शास्त्र, अच्छा वाणी भूषण भी इनकी रचना है, ठीक है जी। वाणी भूषण में काव्य शास्त्र विशेषक विवेचन है। इनकी वृत्त तरंगिणी में छंदों का परिचय है। राम ससे श्रृंगार परंपरा का साधारण सा ग्रंथ है। बताइए, राम साय दास जी, भैया नगेंद्र ने इसका वर्णन किया, मैंने तो किया नहीं, और उन्होंने पूछा है तो आपको बताना पड़ेगा। और डॉक्टर नगेंद्र से बेटर कोई हिंदी साहित्य का इतिहास है नहीं पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है। बाकी आप मेरे से ज़्यादा होशियार है। अपनी कविताओं में इन्होंने अपना नाम भगत रखा है, याद रख लेना। राम का सहाय और दास, दास का मतलब भक्त, तो राम के भक्त थे, बिल्कुल सही बात है।
इनकी रचना वाणी भूषण में, इनकी एक रचना है जिसका नाम है वाणी भूषण, जिसमें क्या है, काव्य शास्त्र विशेषक विवेचन है। ये भी बिल्कुल सही है, याद रख लेना। वाणी भूषण किस प्रकार की रचना है? काव्य शास्त्र विशेषक रचना है। इनकी वृत्त तरंगिणी, क्या नाम है? वृत्त तरंगिणी में छंदों का, वैसे भी वृत्त का मतलब छंद होता है, ठीक है ना। तो वृत्त किसमें है? तरंगों में, अध्यायों में। कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय। उन अध्यायों का नाम क्या है? तरंग। क्या है प्यारे बच्चों उन अध्यायों का नाम? उन अध्यायों का नाम है तरंग, इसलिए इसका नाम रख दिया तरंगिणी, या छंद तरंगिणी या वृत्त तरंगिणी, एक ही बात है, छंदों का परिचय। राम सतसई, इनकी एक और रचना है राम सतसई, जो किससे संबंधित है? श्रृंगार परंपरा का ग्रंथ है। राम सतसई जो है वो किस परंपरा का ग्रंथ है? श्रृंगार परंपरा का ग्रंथ है। इनकी कितनी रचनाएं आ गई? वाणी भूषण आ गई, वृत्त तरंगिणी आ गई, राम सतसई आ गई। याद रखना 3 रचनाएं आ गई, बाकी रचनाएं हम बताएंगे, ठीक है ना। साधारण सा ग्रंथ है, साधारण सा ग्रंथ नहीं है। राम सहाय दास, राम के दास थे, ठीक है ना, भक्त नाम से लिखते थे, साधारण कैसे हो सकते हैं? साधारण नहीं है, उत्तम ग्रंथ है। ये क्या है? उत्तम ग्रंथ है। राम सतसई श्रृंगार परंपरा का उत्तम ग्रंथ है। राम सतसई जो है वो श्रृंगार परंपरा का क्या है? उत्तम ग्रंथ है। राम सतसई क्या है? श्रृंगार परंपरा का उत्तम ग्रंथ है। ये राम सतसई ये भी श्रृंगार परंपरा का है। यहाँ कवि जो है वो राजस्थानी में कहते हैं जैसे धाप्यो कोनी, धाप्यो कोनी मतलब उसका मन नहीं भरा, उसका मन नहीं भरा तो उन्होंने एक और लिख दी, श्रृंगार सतसई, एक रचना और लिख दी उन्होंने, श्रृंगार सतसई। राम सतसई और श्रृंगार सतसई, राम सतसई और श्रृंगार सतसई। इसके साथ साथ उन्होंने एक रचना और लिख दी जिसका नाम था ककहरा, एक रचना और लिख दी जिसका नाम था ककहरा। अब अपने पास कितनी रचनाएं होगी है, ध्यान से देख ले। वाणी भूषण 1 नंबर वाणी भूषण, 2 नंबर वृत्त तरंगिणी, 3 नंबर राम सतसई, 4 नंबर पर श्रृंगार सतसई, 5 नंबर पर ककहरा। 5 नंबर पर क्या है? ककहरा। ये किसके आश्रम में रहते थे? महाराज उदित नारायण सिंह, उदित नारायण वो वाला नहीं, सिंगर नहीं, उदित नारायण सिंह के आश्रम में ये रहते थे। महाराज उदित नारायण सिंह के आश्रम में रहते थे राम साईदास। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? ये रचनाएं आपके सामने, एक है वाणी भूषण, एक है वृत्त तरंगिणी, एक है वाणी भूषण, एक है वृत्त तरंगिणी, ठीक है ना। और उसके बाद एक है वाणी भूषण, एक है वृत्त तरंगिणी, उसके बाद आ जाता है इनका राम सतसई, श्रृंगार सतसई और ककहरा। राम सतसई, श्रृंगार सतसई और ककहरा। राम सतसई और श्रृंगार सतसई दोनों क्या है? श्रृंगार परक रचनाएं है। राम सतसई, श्रृंगार सतसई श्रृंगार परक रचनाएं है, जिनमें से राम सतसई श्रृंगार परंपरा का उत्तम ग्रंथ है। जो वृत्त तरंगिणी है वो क्या है? छंदों से संबंधित रचना है, छंदों से संबंधित रचना है, जो 4 अध्यायों में है। 4 अध्यायों के नाम क्या है? तरंग है। 4 अध्यायों के नाम क्या है? तरंग है। और जो ये वाणी भूषण है ये पूरे काव्य शास्त्र से संबंधित रचना है। ककहरा जो है वो जायसी के अखरावट, जायसी की एक रचना थी अखरावट, उसके आधार पर लिखी गई रचना है। ककहरा क्या है? जायसी के अखरावट के आधार पर लिखी गई रचना है। भाई साहब इतनी बात मैं कौन बताऊं, आज सारी की सारी बात नगेंद्र बतावे। अगर थाने कोई समस्या है तो नगेंद्र के अनुसार ही बात करें। हाँ, एक बात और याद आ गई कि जो श्रृंगार सतसई है ये भी भाई साहब ने किसी के अनुकरण से लिखी थी। वो कौन थे? वो थे बिहारी जी। जैसे बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी, उन्हीं के अनुकरण पर इन्होंने क्या लिख दी थी? श्रृंगार सतसई। किसके अनुकरण पर? बिहारी के अनुकरण पर। किसके अनुकरण पर? बिहारी के अनुकरण पर, ठीक है ना। और जायसी के अखरावट के अनुकरण पर। जायसी के अखरावट क्या थी? रचना थी, आपको बता दूं। जायसी वो पद्मावत वाले, ठीक है ना। अखरावट क्या इनकी रचना थी, इसके अनुकरण पर इन्होंने ककहरा की रचना की थी। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 13 पर। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। भैया सही विकल्प चुन लियो, जो को थाना पसंद है वो चुन लियो। बिहारी सतसई में अलंकार का चमत्कार और भाव का सौंदर्य दोनों है। बिहारी सतसई ध्वनि काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। देखो ए बैस है या द, ए बैस है या द तो है बै। विकल्प 1 व 2 दोनों सही है। बात करें बिहारी सतसई की तो बिहारी सतसई में क्या है? अलंकार का चमत्कार और भाव का सौंदर्य दोनों है। बिल्कुल सही बात है। अलंकार का चमत्कार भी है, चमत्कार हम देखते ही हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अलंकार और भाव का सौंदर्य भी हम देखते हैं कि वो है ना, सतसैया के दोहरे
जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे भाव करे गंभीर, और घाव करे गंभीर है, ठीक है, लेकिन घाव तभी करेंगे जब भाव होंगे, ठीक है ना। तो कोई समस्या नहीं है भावों का, तो मतलब एक एक नग जो है वो रत्न के समान है, ऐसा किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि बिहारी के दोहे है जो एक एक जो दोहा है वो रत्न के समान है, ठीक है ना। और बिहारी सतसई क्या है? ध्वनि काव्य है। मैंने पहले कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने इसे क्या कहा है? बिहारी सतसई को ध्वनि काव्य कहा है, ठीक है ना। और बिहारी को ध्वनि कवि कहा है। बिहारी को क्या कहा है? ध्वनि कवि कहा है। शुक्ल ने क्या कहा है? रस कवि कहा है। क्या कहा है? रस कवि कहा है। अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? बिहारी सतसई को कहा था रसिकों के हृदय का हार। बिहारी रसिकों के हृदय का हार। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी है से हार, हृदय का हार कह लो, और चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। पीयूष जो राधाचरण गोस्वामी, उन्होंने बिहारी को क्या कहा था? पीयूष वर्षी मेघ, ठीक है ना, पीयूष वर्षी मेघ कहा था। उसके अलावा मतलब बिहारी के बारे में, ये बिहारी सतसई के बारे में जो जॉर्ज गिरिसन वो कहते हैं कि ऐसी रचना तो पूरे यूरोप में कहीं नहीं मिलती है। ऐसी रचना जॉर्ज गिरिसन क्या कहते हैं कि ऐसी रचना तो पूरे यूरोप में कहीं नहीं मिलती है। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि बलदेव उपद है कि बलदेव दया से, उन्होंने कहा है कि बिहारी तो दोहों के बादशाह है, बिहारी तो दोहों के बादशाह है। तो इस तरह से बिहारी जो थे, बिहारी का कोई तोड़ नहीं है। तारा पंडित के पास रहकर व्याकरण, साहित्य, गणित तथा दर्शन शास्त्र का ज्ञान किसने प्राप्त किया था? तारा पंडित के पास, बताओ भैया, तारा पंडित पहले तो ये बताओ कि तारा पंडित जो है स्त्री है या पुरुष है, ठीक है ना, स्त्री है या पुरुष है? जिसने इसका उत्तर दे दिया, ठीक है ना, उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा, ठीक है ना। साथ में उत्तर के साथ साथ अपने नंबर लिख देना, नंबर उनके सेव कर लिए जाएंगे, और सेव करने के बाद उनको एक गिफ्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। 100% है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। कि तारा पंडित स्त्री है या पुरुष है, इस पर आप अपना कोई कमेंट कर देना, स्त्री है या पुरुष है, साथ में अपने नंबर लिख देना, नंबर में आपके सेव कर लिए जाएंगे। और वैसे मेरे नंबर जानते हैं तो 63 771, इस पर मैसेज कर देना, 63 771 24 802। अभी तक तो ये नाम मात्र का उठाया जा रहा था, नाम मात्र के इसमें संदेश देखे जा रहे थे कि विश्वास दिलाता हूँ आपको कि दिवाली के बाद इस काम के बड़ी ही मतलब वरीयता के साथ लिया जाएगा। आपकी लगभग सभी कॉलें अटेंड की जाएगी, सभी मैसेज भी अटेंड किए जाएंगे। जो मतलब ऐसे मैसेज जो ऐसे लगेगा कि हाँ वास्तव में इनके उत्तर देने लायक है, ऐसे नहीं, ऐसे ही मैसेज करें उनका नहीं। 63 771 24 802 इस पर मैसेज करें, नहीं तो उसी पर इसी वीडियो में ही कमेंट करेंगे तो 100 में से 100% चांस रहेंगे आपको। तारा पंडित के पास रहकर व्याकरण की, साहित्य की और गणित की तथा दर्शन शास्त्र का ज्ञान किसने प्राप्त किया था? ए, बै, छ या फिर द। तो किसने किया था? वृंद ने किया था। किसने किया था? वृंद महोदय ने। किसने किया था? वृंद महोदय ने। अब वृंद जी की बात बताता हूँ कि वृंद जो थे वो औरंगजेब के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे प्यारे बच्चों? औरंगजेब के दरबार में। इनकी रचनाएं हम पहले पढ़ चुके हैं वृंद के बारे में, आपको ध्यान ही है। वैसे नीति कवि माने जाते हैं, वैसे इन्होंने रीतिबद्ध कवियों में लिया डॉक्टर नगेंद्र ने। इनकी रचनाएं हम पहले पढ़ चुके हैं कि 12 मासा 1668 ईस्वी में, फिर भाव 85 का नयन 25 1686 में, फिर पवन 25 और श्रृंगार शिक्षा 1691 में, फिर वृंद सतसई 1704 में, फिर यमक सतसई 1706 में। इसके अलावा इनकी नयन 32 आ जाता है। इसके अलावा इनकी भक्ति परक रचनाओं की बात करें तो उसके अंदर कौन कौन से आती है? 12 मासा और समेत शिखर छंद। भक्ति परक रचनाएं 12 मासा और समेत शिखर छंद। उसके बाद हम बात करें इनकी नीति से संबंधित भक्ति और नीति से संबंधित बात करें, नीति से संबंधित बात करें तो दृष्टांत सतसई और भाषा हितोपदेश, दृष्टांत सतसई और भाषा हितोपदेश। तत्व ज्ञान संबंधी बात करें तो हितोपदेश शाष्टक और वीर काव्य संबंधी बात करें तो सत्य स्वरूप रूपक और रूप सिंह की वार्ता। अलग अलग की बात करें तो एक आता है भाव 85 का नयन 25 पवन 25 नयन 32। भाव 85 का नयन 25 पवन 25 और नयन 32। फिर बात करें वृंद सतसई, यमक सतसई और दृष्टांत सतसई। वृंद सतसई, यमक सतसई और दृष्टांत सतसई अलग अलग रचनाओं के रूप में माने जाते हैं। ये जो थे औरंगजेब के दरबार में थे, औरंगजेब इनसे बड़े खुश हुए थे इनके पद देकर। एक पद था जो इनको एक वो मुझे याद नहीं आ रहा है, एक इनको वो दी थी, क्या बोलते हैं, जो भारतेंदु काल में जो चलती थी ना समस्या,
समस्या पूर्ति की जो कविता चलती थी, तो एक उनको पद दिया था, वो औरंगजेब ने दिया था एक पद, तो उसका इन्होंने जवाब दिया था। तो औरंगजेब इनसे बड़े खुश हुए थे। औरंगजेब कवियों से ज़्यादा खुश होते नहीं थे, लेकिन इनको उन्होंने अपना दरबारी कवि बना रखा था। और उनके बेटे मुअज्जम के ये शिक्षक थे, उनके बेटे मुअज्जम के ये शिक्षक भी थे, और उस बेटे के भी ये शिक्षक थे, दोनों के ये शिक्षक थे। और बाद में जब औरंगजेब 1707 ईस्वी में औरंगजेब का देहांत हो गया था, तो इनको क्या है कि राज सिंह नाम के जो राजा थे किशनगढ़ के, वो इनको ले आए थे। और इनको कहाँ के राजा थे, ठीक है ना, चलो छोड़ो, किशनगढ़ रियासत उन राजा ने, राज सिंह इनको ले आए थे, और उन्होंने इनको कहाँ की दी थी, रियासत किशनगढ़ की रियासत दे दी थी कि यहाँ रहो, मौज मारो, खाओ पियो, ऐश मारो, ठीक है ना। तो ये वहाँ ऐश मारते थे वृंद कवि। करी की चुराई चाल, सिंह की चुराई लंक। लंक क्या, लंक क्या होती है, कमर होती होगी मुझे लग रहा है। करी की चुराई चाल, क्योंकि कमर सबसे पतली हाथी की होती है, मतलब पुरुषों में जो दिखे जाए शानदार, ठीक है ना। करी मतलब क्या होता है, हाथी की क्या चुरा ली, चाल, हाथी की चाल, हाथी जैसी चाल, मस्त मतलब मस्त चाल, ठीक है ना। शशि को चुराए मुख, और चंद्रमा से मुख चुरा लिया। नासा चोरी कीर की, और कीर क्या होता है, तोता होता है, तोता मुझे लग रहा है, ठीक है ना। तो तोते की क्या कर ली, नाक चुरा ली, तिखी नाक, ठीक है। पिक को चुरायो बहन, पिक कोयल का वाणी चुरा ली, और मिग को चुरायो नैन, और मृग के नैन चुरा लिए, वाह जी वाह, ठीक है ना। दसन अनार, और अनार से दांत चुरा लिए। और गुजरी गंभीर की, अब ये पता नहीं क्या है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जितनी की थी मुझे मैंने बता दी है। पदों का तात्पर्य यहाँ ये नहीं है कि मैं यहाँ सरलार्थ करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि सरलार्थ उनका ढूंढना मुश्किल है इतना, और कुछ जो मिलता है वो बता दें। सरलार्थ से तात्पर्य नहीं ये, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में पद आए हैं, तो पद पूछे जा सकते हैं, और पद का सरलार्थ वहाँ पूछा नहीं जाएगा। पूछा जाएगा थोड़ा बहुत मैं बता देना चाहता हूँ, और पूछा जाएगा तो मैं कर नहीं सकता कुछ भी, आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, पद आएगा तो पद के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो पद किसका है ये बताना है आपने, ए बैस है या फिर द। तो किसका है ये पद, ए बैस है या फिर द, तो बताइए किसका है ये पद। तो ये पद है बेनी वाजपेयी जी का। किसका है, बेनी वाजपेयी का। और जहाँ तक मुझे पता है, अगर ये बेनी वाजपेयी का पद है, तो हो सकता है कि ये वही पद हो जो डॉक्टर भारतेंदु जी ने अपने सुंदरी तिलक में लिया, क्योंकि बेनी वाजपेयी जी के बारे में डॉक्टर नगेंद्र यही कहते हैं कि इनका कोई काव्य संग्रह नहीं मिलता है, इनके बहुत से पद मिलते हैं, राधा से संबंधित है, और उन्हीं में से एक पद उन्होंने अपने सुंदरी तिलक में भी लिया है, सुंदरी तिलक रचना में भी लिया है। डॉक्टर नगेंद्र भारतेंदु ने अपनी सुंदरी तिलक रचना में एक पद लिया है, तो हो सकता है ये वही पद हो। राम सहाय का कौन सा ग्रंथ जायसी के अखरावट के ढंग का ग्रंथ है, बता चुका हूं। राम सहाय का कौन सा ग्रंथ जायसी के अखरावट के ढंग का ग्रंथ है, तो कौन सा है, ककहरा। कौन सा है, ककहरा। वृत्त तरंगणी क्या है, वृत्त तरंगणी क्या है, छंद से संबंधित रचना है, और इसके अंदर कितने हैं, 4 अध्याय है। उन अध्यायों को क्या कहा गया है, तरंग कहा गया है। वाणी भूषण जो है संपूर्ण काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, उपयुक्त सभी की लोड को नहीं हट भैया। वृंदकृत यमक सत्सई का प्रमुख वर्ण विषय है। वृंद सत्सई कृत, वृंद सत्सई की यमक सत्सई का, वृंद की यमक सत्सई का प्रमुख विषय क्या है, ए बैस है या फिर द। नीति है, भक्ति और नीति है, श्रृंगार और भक्ति है, वीर और नीति है। तो बताइए क्या है इसका प्रमुख विषय, तो इसका प्रमुख विषय श्रृंगार और भक्ति। क्या है, श्रृंगार और भक्ति है यमक सत्सई का, ध्यान लगा लेना। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। बिहारी सत्सई में अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि का ध्यान रखकर दोहे रचे गए हैं। ब्रजभाषा पर बिहारी का असाधारण अधिकार था। शब्द और वर्ण उनके दोहो नगों के समान जड़े हैं। शब्द और वर्ण उनके दोहों में, शब्द और वर्ण उनके दोहों में शब्द और वर्ण उनके दोहों में नगों के समान जड़े हैं। विकल्प ए, ब, स या फिर द। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। बिहारी सत्सई में अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि का ध्यान रखकर दोहे रचे गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं कहा जाता, अधिकतर ये कहा जाता है कि इनको ध्यान में रखकर नहीं किए हैं, लेकिन ये सभी के सभी आ जाते हैं। ऐसा
शुक्ल भी कहते हैं कि उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की थी, क्योंकि इन सब को अगर ध्यान में रखकर अगर कोई लिखता है तो वो लक्षण ग्रंथों की रचना करता है, वो लक्षण ग्रंथ माना जाता है। लेकिन इनको ध्यान में रखकर उन्होंने नहीं लिखा था, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ये कहते हैं कि उन्होंने ध्यान में रखकर लिखा गया था, तो ये सही है। बिहारी शशि में अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुणादि का ध्यान रखकर दोहे रचे गए थे। और ब्रज भाषा पर बिहारी का असाधारण अधिकार था। शब्द और वर्ण उनके दोहों में नगों के अच्छा के ही रहेगा, शब्द और वर्ण उनके दोहों में, यहां में आएगा, नगों के समान जड़े हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रज भाषा पर बिहारी का असाधारण अधिकार था। शब्द और वर्ण उनके दोहों में नगों के समान जड़े थे। इसी प्रकार शुक्ल लिखते हैं कि साहित्य का अनमोल रत्न है। शुक्ल लिखते हैं, एक मिनट में इस बुक में देख लेता हूँ, अभी मेरे पास एक किताब पड़ी है उसमें देख लेता हूँ, ऐसा कुछ लिखा है प्रॉपर, क्योंकि अभी ये नगेंद्र का आगे है। ये खोल लिया तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, एक दो चीज़ें और बता दूँ आपको। जो ये वाली बात है, ये शुक्ल भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सतसई नहीं लिखी है। जो मैं बता रहा था आपको, बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सतसई नहीं लिखी है, पर नक्षिक, नायिका भेद और षट ऋतु, नक्षिक, नायिका भेद और षट ऋतु के अंतर्गत उनके सब श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं। और कई टीकाकारों ने दोहों को इस प्रकार साहित्य क्रम में साथ रखा भी है, ऐसा कहा जा रहा है उनके बारे में। और बच्चन सिंह उनके बारे में लिखते हैं कि बिहारी अकेले कवि है जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और रीतिकाल, बिहारी जो हम जानते हैं कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में गिने जाते हैं, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में गिने जाते हैं बिहारी। शुक्ल इनके बारे में लिखते हैं कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। भावों का उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर वह नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, वह नीचे ही, हाँ ये रहा। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी शशि का हुआ, उतना और किसी का नहीं हुआ। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। किसने लिखा है? शुक्ल ने, ठीक है ना। ये इसलिए कहा है मैंने, ये नगेंद्र ने क्या कहा है कि ब्रज भाषा पर बिहारी का असाधारण अधिकार था। ब्रज भाषा पर बिहारी का असाधारण अधिकार था। शब्द और वर्ण उनके दोहों में नगों के समान जड़े हैं। शब्द और वर्ण उनके दोहों में नगों के समान जड़े हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं ऐसा? डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं, ठीक है ना। और आचार्य शुक्ल क्या कह रहे हैं कि बिहारी सतसई का एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी सतसई का एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये इसलिए यहाँ पर आपको बताया था क्योंकि ये शुक्ल की बात थी, इसलिए जोड़ने के लिए आपको कि ध्यान में रहे, कन्फ्यूजिंग ना रहे कोई। औरंगजेब के ज्येष्ठ पुत्र शहजादा मुअज्जम तथा पुत्र अजीम मुसम का शिक्षक किस रीतिकाल ने कवि को, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, किसको? वृंद को किया गया था नियुक्त। छहरे सिर पे छवि मोर पखा उनकी रथ के मुक्ता ठहरे, फेरे पियरो पट बेनी इते उनकी चुनरी के जबा जल रहे। उपयुक्त पद के रचनाकार है ए बैस है या फिर द, तो कौन है? बेनी वाजपेयी। ये किस कौन है? बेनी वाजपेयी। ये दूसरा पद आ गया, ठीक है ना, बेनी वाजपेयी। तो ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुंदरी तिलक में कौन सा था। ये मेरे पास ही किताब पढ़ी है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। 1 मिनट के अंदर अपने ढूंढ लेंगे और 1 मिनट में मैं आपको बता दूंगा। ज़्यादा आपको वेट करना नहीं पड़ेगा कि कौन सा पद है जो उन्होंने अपने उसमें लिया है।
ठीक है ना। जब आ ही गया है तो फिर अपने इतनी नज़दीक बात आ गई, क्योंकि दो आ गए हैं पद, एक पद पीछे आया था बेनी वाजपेयी का, एक पद अभी ये आ गया, तो उन्होंने कौन सा लिया वो देखना हमें। ये वाला पद उन्होंने लिया है। पहले वाला जो पद था वो नहीं लिया। पहले वाला पद कौन था? करी की चुराई चाल सिंह की चुराई लंक, ठीक है ना। करी की चुराई चाल सिंह की चुराई लंक, वो वाला पद उन्होंने नहीं लिया है। उन्होंने कौन सा पद लिया है? ये वाला पद जो है सुंदरी तिलक में लिया है। किसने लिया है ये वाला पद? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिया है? ये वाला पद सुंदरी तिलक में लिया है। किसमें? अपनी रचना सुंदरी तिलक में लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।